गुड इवनिंग। यस। सो कल जो फंक्शन प्रोसेस बताई थी वो 5 टाइम्स लिखी है एवरीवन। यस। नाइस। और लैब सेशंस में रिवाइज भी हो गई। अरे वाह निखिल, 5 प्लस। अच्छा है। नाइस। वेल डन। आज एक बार एक लैब नहीं लगी मतलब? रंजित सर की लैब नहीं थी आपके पास आपकी आज, ऐसा कहना है? अच्छा, रंजित सर ने नहीं पढ़ाया। ओके। ओके, जस्ट मी रीचेक इट। अरे हुई है, लिंक भी आई थी। अच्छा, 1 मिनट आई थिंक। अरे ग्रुप में आई है लिंक, अभी देखा मैंने। सौम्या, आप कौन से ग्रुप में हो? यस यस। अच्छा। जावा फुल स्टैक ग्रुप पे लिंक नहीं आई है। आई एम सो सॉरी। मैं ये अपडेट कर देती हूँ, ठीक है? यस। ओके। कल रंजित सर को बता के अगर कोई डाउट है तो वो फिर से रिवाइज कर लेना। ओके। यस। और किसी को कोई डाउट? एनीवन? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? लैब का भी ऑफ होता है क्या मैम, जैसे लेक्चर्स का होता है? नहीं सौम्या, सैटरडे को तो रहती है लैब। सैटरडे को सिर्फ सेशंस को ऑफ रहेगा आपको। एंड फॉर संडे लेक्चर्स और लैब सेशंस दोनों भी ऑफ रहेंगे। ओके। मंडे टू सैटरडे लैब, करेक्ट निखिल? यस। सो जस्ट गिव मी अ मिनट एंड इन अ मिनट वी विल स्टार्ट। ओके। मुझे सी लैंग्वेज के रिकॉर्डिंग सेशंस की लिंक प्लीज सेंड करो। विशाल, रिकॉर्डिंग सेशंस के जो लिंक है ना वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आते हैं। 1 मिनट। अब स्क्रीन विजिबल है? तो आपके ये जो फ्री ग्रुप्स है टेलीग्राम पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस के लिंक हैं, फ्री लेक्चर्स के। डे 1 से लेके कल तक के सारे सेशंस है यहाँ पे। ओके।
और यस, आज जावा फुल स्टैक में लिंक नहीं आई है, वो मैं देख लेती हूँ। ओके, चलो देन, शैल वी स्टार्ट विद द फंक्शन? ओके, अब ये फंक्शंस हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ यू हैव एनी कोडिंग बैकग्राउंड, अगर आप सीएसआईटी बैकग्राउंड से हो, तो आप इस बात से रिलेट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में जाओ, वहाँ पे हमें फंक्शंस यूज़ करने ही होते हैं। तो फंक्शंस से अब अपना जो पीछा है वो छूटने वाला नहीं है। जब तक फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक सब ठीक था। एक बार फंक्शन स्टार्ट हुआ, तो अब फंक्शन के सिवा कोई भी काम नहीं होगा। ओके, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। सबसे पहले, अगेन, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, तो बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है कि इसी सीक्वेंस में हम फंक्शन लिखते हैं क्या? तो यस, फ्लो ये रहता है, लेकिन इसकी जगह ऐसी नहीं रहती। फिर फंक्शन कॉल कहाँ पे प्लेस होगा, फंक्शन डेफिनेशन कहाँ पे रहेगी, फंक्शन डिक्लेरेशन कहाँ पे रहेगा, इनकी जगह अलग है। लेकिन ये लिखने का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, दैट इज, सबसे पहले हम फंक्शन कॉल डिसाइड करेंगे। फंक्शन कॉल डिसाइड करते टाइम फंक्शन नेम क्या होना चाहिए? उस फंक्शन को हमें कोई पैरामीटर लिस्ट पास करनी है क्या? अगर पैरामीटर लिस्ट है, तो ऑलवेज रिमेंबर, हम या तो सिर्फ वैल्यू या फिर वेरिएबल पास करेंगे, लेकिन वेरिएबल शुड बी विदाउट डेटा टाइप। इसका रीजन भी आपको थोड़े ही टाइम में, या जैसे हम फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देन आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहले हमें फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट ही लिखनी है। पैरामीटर लिस्ट इफ एनी अगर है, तो हमें कंपलसरी वेरिएबल विथ डेटा टाइप ऐसे लिखना है। ओके, वेरिएबल विथ डेटा टाइप। देन रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, उसमें जो भी एल्गोरिदम्स लिखने हैं वो एल्गोरिदम हम लिखेंगे। देन रिटर्न करने के लिए अगेन क्वेश्चन रहता है, रिटर्न स्टेटमेंट इफ एनी। अगर आपके पास रिटर्न करने के लिए कोई वैल्यू है, तो आप चेक करोगे उस रिटर्न, मतलब जो भी वैल्यू हम रिटर्न करने वाले हैं, उसका डेटा टाइप क्या है। दैट डेटा टाइप विल बी दी रिटर्न टाइप ऑफ आवर फंक्शन। और अगर आपके पास रिटर्न करने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फिर हम कैसे बताएंगे वो भी थोड़ी ही देर में देखते हैं, लेकिन रिटर्न टाइप विल बी ऑलवेज देयर। आप वैल्यू रिटर्न करो या ना करो। ठीक है, अब कैसे होता है, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, तब हमें ये क्लैरिटी रहती है कि भाई हमें किस चीज के लिए फंक्शन चाहिए, तो कौन से काम के लिए फंक्शन चाहिए, इसकी हेल्प से ये हमें क्लैरिटी मिलती है कि फंक्शन नेम क्या होना चाहिए। अगेन, फंक्शन नेम शुड बी सेंसिबल। लिखने के लिए मैं एक्स वाई जेड भी लिख सकती हूँ। देन अगेन, पैरामीटर लिस्ट के लिए मेरे पास कौन सी चीजें हैं जो मैं उस फंक्शन को दे सकती हूँ, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे इस फंक्शन को देनी चाहिए। ये सब क्लैरिटी आने के बाद हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। दैट्स वाई फंक्शन कॉल हम सबसे पहले देंगे। अब आपको फंक्शन नेम पता चल गया, पैरामीटर लिस्ट पता चल गई, या पैरामीटर्स में आप जो वैल्यूज पास करने वाले हो वो आप उसकी आपको क्लैरिटी मिल गई, तो डेफिनेशन लिखने के लिए आसानी होती है कि भाई फंक्शन नेम पता है, पैरामीटर लिस्ट के लिए इस टाइप से हमारे पास डेटा आने वाला है, तो उस डेटा के लिए मैचिंग यहाँ पे पैरामीटर्स होना या कंटेनर्स होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे वो कंटेनर्स रेडी कर देते हैं, सो दैट यहाँ से पास किए हुए वैल्यूज उस कंटेनर में फिट हो जाए। देन पूरा एल्गोरिदम लिखने के बाद क्लैरिटी आती है कि भाई वैल्यू रिटर्न करनी है या नहीं, फिर करे या ना करे, उसके हिसाब से हमें रिटर्न टाइप क्लियर होता है। अब आपके पास सारी चीजें हैं, जैसे कि रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन नेम क्या होगा, अगर पैरामीटर लिस्ट है तो उस पैरामीटर लिस्ट के डेटा टाइप्स क्या रहेंगे। ये सारी क्लैरिटी मिलने के बाद हम फाइनली फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमें चाहिए रिटर्न टाइप, जो डेफिनेशन के सिवा मिल नहीं सकता। देन हमें चाहिए फंक्शन नेम, ये फंक्शन नेम अपने फंक्शन कॉल में और फंक्शन डेफिनेशन में एज इट इज सेम होना चाहिए। देन आती है अपनी पैरामीटर लिस्ट। अब पैरामीटर लिस्ट में जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है ओनली डेटा टाइप शुड बी देयर। तो अपने कंटेनर्स जो हमने रेडी किए थे इन डेफिनेशन, तो वहां पे हमें डेटा टाइप पता चल गए थे, उसी की हेल्प से सारे डेटा टाइप हम अपने डिक्लेरेशन में यूज कर सकते हैं।
इसलिए जब भी हम अपने कोड में फंक्शन लिखते हैं, तो ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा और आपको ऐसे ही फॉलो करना है, जब तक आप फंक्शन से कंप्लीटली यूज्ड टू नहीं होते हो, तब तक। ठीक है? एक बार आप फंक्शन से यूज्ड टू हो जाते हो ना, तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन प्रॉब्लम फंक्शन समझने में ही है। तो पहले वो ठीक से समझ लेते हैं, फिर आपको जैसे चाहिए वैसे फंक्शंस यूज कर लेना। ओके, चलो। तो अब फंक्शंस एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको फंक्शंस के बारे में कुछ चीजें पता होना जरूरी है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको अभी बता रही हूँ, बस उतने नोट डाउन करके लो और फिर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हाँ, तो मैं डिक्टेट करने वाली हूँ। रिपीट करना है तो मुझे बता देना मैम, रिपीट करके, तो मैं फिर से वो सेंटेंस रिपीट करूंगी। यस, सो लेट अस स्टार्ट। every function call every function call gets a new stack frame. Every function call gets a new stack frame. If you remember, मैं हमेशा आपको कहती थी मेन फंक्शन ओएस अपने मेन फंक्शन को कॉल करता है और इसलिए अपने मेन फंक्शन को स्टैक फ्रेम में एक स्टैक फ्रेम एलोकेट होती है, स्टैक मेमोरी में स्टैक फ्रेम एलोकेट होती है। ये सेंटेंस याद है? OS calls main function and one stack frame will be allocated to main function in our stack memory. इसलिए जब भी मैं आपको मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती थी, तो अपने स्टैक में ऐसे मेन के लिए स्टैक फ्रेम रहती थी। ठीक है? दिस इज नोन एज स्टैक फ्रेम। तो एवरी फंक्शन कॉल गेट्स न्यू स्टैक फ्रेम। देन the stack frame of the stack the stack frame of the stack will get executed. The stack frame of the stack will get executed always when the function when the function that is called function then full stop. When execution is over, when execution is over, its stack frame will get vanished. When execution is over, its stack frame get vanished from the stack. The stack frame of the stack will get executed always when the function get called. When the function get called, that is called function. When execution is over, its stack frame get vanished from the stack. Then the previous stack frame then the previous stack frame in bracket calling function. Then the previous stack frame that is calling function becomes top and it starts execution. Then the previous stack frame that is calling function become top and it starts execution. Okay.
अभी के लिए मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो कुछ समझ में नहीं आता, जस्ट इग्नोर कर दो, ओके? क्योंकि हम ये इन डिटेल देखने वाले हैं। सो एज वी ऑल नो, मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है? यस एवरीवन? Okay. Then the previous stack frame, that is calling function, become top and it starts execution. As I said, अगर समझ में नहीं आता है तो जस्ट इग्नोर करना है, ठीक है? सो अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखे हैं, बस वही स्टेटमेंट है ये। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया है एवरी फंक्शन कॉल गेट्स न्यू स्टैक फ्रेम, राइट? तो पहले तो अपने पास स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है ग्लोबल एंड स्टैटिक, ये है हीप, और ये इतना बड़ा जो ब्लॉक है वो है स्टैक। इन सारे फंक्शंस में यहाँ पे मेन, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ये सारे फंक्शंस है। सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा? यस एवरीवन? void. void इज नॉट अ फंक्शन। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। अपना कोड स्टार्ट होने के लिए एंट्री पॉइंट क्या है? मेन। मेन एक फंक्शन है जिसे ओएस कॉल करता है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा। एंड एज वी सेड कि एवरी फंक्शन कॉल गेट्स न्यू स्टैक फ्रेम, तो यहाँ पे अपने मेन फंक्शन के लिए स्टैक फ्रेम एलोकेट होगी, ठीक है? तो ये यहाँ पे स्टैक फ्रेम एलोकेट हो गई मेन फंक्शन के लिए। फिर हम मेन फंक्शन में एंट्री करेंगे, दैट इज नथिंग बट अपना जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा। ओके, अभी के लिए अपना कॉल्ड फंक्शन है मेन, तो कॉल्ड फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन में यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे ही आपने एक्स वाई जेड इस फंक्शन को कॉल किया है। दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग। तो एक्स वाई जेड फंक्शन को कॉल किया। अगेन अगेन फर्स्ट लाइन याद करो, एवरी फंक्शन कॉल गेट्स न्यू स्टैक फ्रेम। तो यहाँ पे आपके एक्स वाई जेड इस फंक्शन के लिए स्टैक फ्रेम एलोकेट होगी। देन अगेन उन्होंने क्या बताया है? कॉल्ड फंक्शन जो है दैट इज एक्स वाई जेड, ये अभी कॉल्ड फंक्शन है, वो एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन में आपने क्या बताया है? प्रिंटफ हेलो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट करने के बाद क्लोजिंग करली ब्रैकेट है, दैट मीन्स आपका फंक्शन जो स्टार्ट हुआ था उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग करली ब्रैकेट एंड डिनोट करता है, तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। फिर उन्होंने क्या बताया है? व्हेन एग्जीक्यूशन गेट्स ओवर, इट्स स्टैक फ्रेम गेट वैनिश्ड फ्रॉम द स्टैक। तो ये जो एक्स वाई जेड स्टैक फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हुई थी, ये स्टैक फ्रेम क्या हो गई? वैनिश, मतलब इस स्टैक से ये स्टैक फ्रेम निकल जाएगी, या स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो मेमोरी एलोकेट की थी वो मेमोरी यहाँ से निकल जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? The stack frame of the stack will get executed always when the function get called. तो function call हुआ, execution complete हो गया। When execution is over, its stack frame from the stack get vanished. तो stack frame vanish हो गई। Then last statement हमने देखा था, then the previous stack frame, that is calling function। अब xyz इस फंक्शन को कॉल कहाँ से गया था? मेन फंक्शन से। तो अगर हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, सो जहां से कॉल किया है दैट इज नोन एज कॉलिंग फंक्शन।
जिसे कॉल किया है दैट इज नोन एज कॉल्ड फंक्शन। ये क्लियर है? मेन इस फंक्शन से कॉल किया, दैट्स वाई मेन इज अ कॉलिंग फंक्शन। जिसे कॉल किया है वो है एक्स वाई जेड, दैट्स वाई इट इज नोन एज कॉल्ड फंक्शन। हाँ, तो लास्ट लाइन हमने जो लिखी थी, देन द प्रीवियस स्टैक फ्रेम दैट इज कॉलिंग फंक्शन बिकम्स द टॉप। अब एक्स वाई जेड अगर निकल जाता है तो सबसे टॉप पे कौन रहेगा? मेन फंक्शन। करेक्ट है? तो बस इतना ही कहना था हमें कि अगर अपनी फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो जहां से हमने उस फंक्शन को कॉल किया था दैट स्टैक फ्रेम विल बिकम टॉप स्टैक फ्रेम। अगर जब हमने एक्स वाई जेड को कॉल किया था तो टॉप फंक्शन की जो स्टैक फ्रेम थी वो एक्स वाई जेड थी। अब दिखने के लिए मेन ऊपर है, एक्स वाई जेड तो नीचे दिख रहा है, फिर ऐसे क्यों? क्योंकि ये स्टैक है और स्टैक वन साइड से ओपन रहता है। करेक्ट? इसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों भी एक ही रहता है। तो जहां से एंट्री मिलती है उसे हम टॉप कहते हैं। तो जिस साइड से एंट्री मिल रही है सबसे पहले कौन दिख रहा है? एक्स वाई जेड। दैट मीन्स एक्स वाई जेड इस फंक्शन की स्टैक फ्रेम टॉप पे थी। जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा ये स्टैक फ्रेम निकल जाएगी, देन कॉलिंग फंक्शन की स्टैक फ्रेम दैट इज मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम टॉप पे आएगी। ये चारों लाइंस का मीनिंग क्लियर है एवरीवन? यस। देन अब जो चीजें लिखनी है वो स्टार 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 मार्क करके लिखनी है। ठीक है? सो 3 स्टार्स दे के लिखो। अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द लिमिटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, ये अपने फंक्शन की लिमिटेशन है। देन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, formal parameters are always initialized. Formal parameters are always initialized. Formal parameters are always local. दो स्टेटमेंट है, फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड, फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज लोकल। देन अगेन 1 पॉइंट स्टार करके लिखो, we cannot define we cannot define function inside another function. We cannot define function inside another function definition. Then again star करके next point start करो। Throughout all programming languages, throughout all programming languages, we have following types of function calling. We have following types of function calling. First type है without parameter, without return type. Without parameter, without return type. Second type है without parameter with return type. Second type is without parameter with return type. Then third point is with parameter without return type. With parameter without return type. Then fourth point is with parameter with data type. With parameter with return type.
कंप्लीट हो जाता है तो डी टाइप करो, डी फॉर डन टाइप करो। ओके, थर्ड टाइप है विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, एंड फोर्थ पॉइंट इज विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। डन। ओके। ओके, आई थिंक आप सबने एटलीस्ट एक शादी तो अटेंड की होगी, राइट? यस। ओके, तो सिर्फ शादी अटेंड नहीं की होगी, होगी आपके घर में कोई तो शादी हुई होगी। तो एट द टाइम ऑफ वेडिंग आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे काम होते हैं, जहाँ पे हमें अनवांटेड गेस्ट्स को भी न्योता देने की ज़रूरत लगती है। फिर उनकी आओ-भगत देखनी होती है, क्योंकि वो हमारे लिए अनवांटेड है, फैमिली के लिए नहीं। देन एक बुआ होती है, जिसे सारी तैयारियाँ ठीक से लगती है। खाना ऐसे ही क्यों? साड़ियाँ ऐसे ही क्यों? राइट? हाँ, मतलब आओ भगत कर रहे हो तो अच्छे से करो। पोशाक दे रहे हो, ड्रेस ले रहे हो तो अच्छे से लो। राइट। देन सही है। वी कैन रिलेट इट। देन कुछ ऐसे होते हैं, मतलब कुछ चाचा-चाची ऐसे होते हैं या कुछ होते हैं रिलेटिव्स ऐसे, जिन्हें कमियाँ निकालने में बहुत बहुत मज़ा आता है। तो डेकोरेशन में कुछ तो कमियाँ निकालते हैं, या फिर इसे बुलाया, उसे क्यों नहीं बुलाया? ऐसे थोड़ा-सा उनकी नाराज़गी रहती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यस। हाँ, तो अगर हमें ये सारे टास्क अच्छे से करने हैं, हाँ, ऊपर से ये रिलेटिव्स का तो छोड़ ही दो, जो एक्चुअल में दुल्हन है, दूल्हा है, उनका अलग ही चल रहा है। उनकी मेकअप आर्टिस्ट ऐसे टाइम पे गायब हो जाते हैं, या फिर उनका कुछ तो प्रॉब्लम होता है, उन्हें लेट होता है। ऊपर से अपने पंडित जी रहते हैं, जो बार-बार बुलाते रहते हैं। उनकी दूल्हा-दुल्हन का कोई सामान होता है जो ठीक जगह पे नहीं मिलता है। हाँ, फ़ोटोशूट तो सबका दिमाग ही खराब कर देता है, क्योंकि उनके फ़ोटोज़ ही कंप्लीट नहीं होते। ऊपर से फ़ोटोग्राफ़र को चलो, उसे भी छोड़ दो, ब्राइड के नखरे बहुत होते हैं कि जब धूप है तभी मुझे फ़ोटोज़ खिंचवाने हैं। सब कुछ एक साथ चलता है और बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। ऊपर से अगर ये सारी चीज़ें 1-2 बंदे ही हैंडल कर रहे हैं, तो ये सब जो गड़बड़ चल रही है, ये गड़बड़ 10 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखने का काम, इन्हें अरेंज करने का काम 1 या 2 लोग ही करते हैं मोस्टली, राइट? तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, और गड़बड़ बढ़ जाती है। क्योंकि डेकोरेशन ठीक से नहीं हुआ, उसी पर्सन को बुलाओ। चलो अभी के लिए प्राजक्ता का नाम देते हैं, ठीक है? तो डेकोरेशन नहीं हुआ, सब प्राजक्ता को बुला रहे हैं। दुल्हन को बैग नहीं मिल रही ड्रेस की, प्राजक्ता को वो ढूँढ रही है कि प्राजक्ता को पता है। देन खाने में कुछ तो कम ज़्यादा हो गया, वो भी प्राजक्ता ने देखा था, तो सब फिर से प्राजक्ता पे फूट रहे हैं कि क्या प्राजक्ता तूने क्या किया? ठीक है? फिर घर में सब कुछ साक्षी देख रही होती है, तो बुआ की डाँट साक्षी को खानी होगी। कोई तो आएगा साक्षी को बोलेगा। बेसिकली पूरे वेडिंग का जो भांडा फूटेगा, वो मेनली प्राजक्ता और साक्षी पे फूटेगा। अपने इतने अच्छे शादी की वाट लग गई वो अलग, वहाँ पे तो गड़बड़ हो ही गई। ऊपर से इन दोनों का अलग से क्लास लगा। तो 1-2 लोगों पे डिपेंड रहने से अच्छा है, अपने घर में बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं ना, तो हर किसी को उस एक-एक टास्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिस बुआ को या जिस मामा को लगता है कि हमें बहुत सारे रिलेटिव्स पता है, तो उन्हें बोल देंगे कि भाई
जो न्योता देने का काम है वो आप कर लो। जिस बुआ को फैब्रिक में बहुत अच्छे से नॉलेज है, उसे पता है आओ-भगत कैसे की जाती है, उसे बोलेंगे चल भाई तू वो देख ले, एक काम हल्का हो जाएगा। अब प्राजक्ता को डेकोरेशंस में सारी चीज़ें अच्छे से पता है, प्राजक्ता डेकोरेशन देख लेगी। सौम्या कहेगी हाँ, मुझे मेरी फ्रेंड है जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैं मेकअप का वगैरह सारा देख लेती हूँ। बेसिकली जो एन मतलब मल्टीपल टास्क थे, वो मल्टीपल टास्क हमने किसी भी इंसान को 2 टास्क नहीं दिए। मतलब प्राजक्ता को नहीं कहा कि तू अगर डेकोरेशन देख रही है तो तू ही मेकअप का वगैरह भी देख ले, ये ऐसे नहीं किया। हर एक टास्क एक-एक इंसान को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्राजक्ता सिर्फ डेकोरेशन देखेगी, सौम्या सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट देखेगी, फिर सौम्या मेहंदी का काम नहीं देखेगी। मेहंदी आर्टिस्ट अगर आपको चाहिए तो वो टास्क एक और इंसान पे सौंप दो। कंफ्यूजन नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क है तो आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। क्या लगता है? हाँ। अब अगर अब भांडा फूटने का सवाल ही नहीं आता है। जिसे जो चीज़ अच्छे से पता है उसे वो दे दी, तो चीज़ें सॉर्टेड रहेगी, टाइम पे कंप्लीट होगी, किसी के पीछे हमें भागने की ज़रूरत नहीं लगेगी और पूरा जो फंक्शन है, जो पूरा वेडिंग सेरेमनी है, वो अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट? अब यहाँ पे जब हम एक-एक टास्क हर हर एक इंसान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसी को हम कहते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मॉड्यूलरिटी। ओके, मॉड्यूलरिटी क्यों? क्योंकि एक टास्क मतलब एक मॉड्यूल है। अपनी जो वेडिंग होती है, तो वो बहुत सारे मॉड्यूल्स को मिला के फिर होती है। बहुत सारे छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं वेडिंग में। वो सारे इवेंट्स को मिला के वो बड़ा इवेंट क्रिएट हो रहा है। दैट इज़ छोटे-छोटे मॉड्यूल्स को बना मिला के अपना एक बड़ा मॉड्यूल क्रिएट होता है, जिसकी हेल्प से हम एक एप्लीकेशन बना सकते हैं या फिर वो आपका एक कंप्लीट मॉड्यूल कैन बी एक्ट एज़ अ सिंगल एप्लीकेशन। क्लियर है? सो फंक्शंस की हेल्प से आप क्या क्रिएट करने वाले हो? वी आर गोइंग टू क्रिएट मॉड्यूल्स। इससे क्या होगा तो अपना काम कम हो जाएगा, अपने जो टास्क है वो सिंपल हो जाएंगे। सिंपल एग्जांपल है, आप सबने स्ट्रॉन्ग नंबर का एग्जांपल सॉल्व किया है, करेक्ट? आपको चेक करना है नंबर इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। सबसे पहले आपको क्या करना है? डिजिट सेपरेट करना है। डिजिट सेपरेट करने के बाद आपको उस डिजिट का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल मिलने के बाद आपको सम कैलकुलेट करनी है। अब ये फाइनल सम आने के बाद फिर से आपको उसे नंबर से एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं वो चेक करना है। नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू सम है क्या वो चेक करना है और फिर इस पे डिसाइड हो रहा है आपका नंबर स्ट्रांग है या नहीं है, राइट? तो जब हम फंक्शन सीखते हैं तो हर एक मॉड्यूल को हर एक टास्क को सेपरेट कर सकते हैं। डिजिट सेपरेशन का टास्क अलग फंक्शन के पास रहेगा। डिजिट सेपरेट करके मिलता है तो वही फंक्शन बताएगा कि भाई अब इसका फैक्टोरियल लेके आ। फैक्टोरियल मिलने के बाद वो फैक्टोरियल हम सम में ऐड करेंगे। ठीक है? तो हर एक चीज के लिए अगर सेपरेट मॉड्यूल्स रखते हैं तो जो टास्क अभी हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जो हमें समझने में मुश्किल हो रही है, वो समझने के लिए आसानी होगी। प्लस अपना जो कोड है वो सॉर्टेड दिखेगा कि यहाँ पे ये टास्क हो रहा है, वहां पे वो टास्क हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि भाई फैक्टोरियल गलत जा रहा है, तो आपको लाइन 1 से कोड देखने की ज़रूरत नहीं। फैक्टोरियल के लिए आपने जो अलग से मॉड्यूल क्रिएट किया है, आप सिर्फ उस मॉड्यूल को देखेंगे। जैसे कि डिज़ाइनर्स जो थे, डेकोरेशन वाले जो थे, उनका कुछ प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ जाके प्राजक्ता से बात करेंगे, करेक्ट? तो फैक्टर्स कैलकुलेट करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फैक्टर्स के लिए जो कोड लिखा है, बस उतना ही जाके देखेंगे। अब ये फैक्टर्स का कोड ढूंढने के लिए आसान रहेगा क्योंकि ये कोड हमने फंक्शंस की हेल्प से लिखा है। सो दैट मीन्स मॉड्यूल्स की वजह से जो मॉड्यूलरिटी आपने प्रोवाइड की है, इसकी वजह से अपना कोड रीडेबल बन जाता है।
सो अपने कोड की जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। अपने कोड में मॉड्यूलरिटी आती है। देन अब अभी के एक शादी के इवेंट के लिए प्राजक्ता ने डेकोरेशन का सारा टास्क हैंडल किया था। अगर कोई भी दूसरी शादी आती है तो हम प्राजक्ता को बोल सकते हैं, नॉट नेसेसरी शादी, कोई भी फंक्शन हो, लेकिन डेकोरेशंस के बारे में प्राजक्ता को अगर अच्छे से पता है तो जहां पे भी डेकोरेशन की जरूरत है हम प्राजक्ता की हेल्प ले सकते हैं। सो प्राजक्ता ये एक रिसोर्स है और हम उस रिसोर्स को जब भी जरूरत है तब यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस कंसेप्ट इज नोन एज रीयूजेबिलिटी। सो फंक्शंस हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी एंड रीडेबिलिटी। सो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाई फंक्शंस। हमें फंक्शंस क्यों चाहिए? तो उसके ये तीन फीचर से ऐसा हम कह सकते हैं, रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी एंड रीडेबिलिटी। देन आता है, एक्चुअली ये पॉइंट पहले आना चाहिए था, व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शंस में हम क्या लिखने वाले हैं? बेसिक एल्गोरिदम। अभी हम जो एल्गोरिदम मेन में लिखते थे वो अब बस फंक्शंस के अंदर लिखेंगे। दैट मीन्स इट इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, फंक्शन मतलब क्या है? इट इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड, नथिंग एल्स। जैसे ब्लॉक ऑफ कोड हम लूप के अंदर लिखते थे, जैसे ब्लॉक ऑफ कोड हम इफ के अंदर लिखते थे। अब इफ के अंदर लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा? कंडीशन ट्रू होती है तो। लूप में लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक। फंक्शंस में लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तब। क्लियर है? यस। और फंक्शंस के लिए जो हम बोल रहे हैं रीयूजेबिलिटी, सो इट इज नथिंग बट राइट वंस, कॉल मेनी टाइम्स। ओके, राइट वंस, कॉल मेनी टाइम्स। इस तरीके से हम रीयूज करेंगे। अब लास्ट अपना सवाल रहता है हाउ। तो हाउ के लिए हमने फंक्शन प्रोसेस लिखी है। अब इस हाउ में हमें सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है? हाँ, एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो है अपना मेन फंक्शन। क्यों? क्योंकि वो तो एंट्री पॉइंट है, उसे कहीं पे भी हिला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे रहेगा अपना void main। एज आई सेड अपने पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, राइट? तो अभी जो मैं टाइप एक्सप्लेन करूंगी वो टाइप 1 है, दैट इज विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। ओके, सो ये स्टार्ट करने से पहले अगेन वन एग्जांपल देखते हैं। घर में कोई इवेंट रहता है तो हम आचार्य को बुलाते हैं खाना बनाने के लिए। बड़ा कार्यक्रम है, बहुत ही बड़ा फंक्शन है, जहाँ पे अपने माँ, मासी, मामी सब मिलके खाना नहीं बना सकते। ठीक है, जनरली यही होता है। तो बड़ा फंक्शन है तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट ही देना होगा। अब बर्थडे पार्टी, ओके फाइन। हाँ, सो अभी के लिए ऐसा ऐसा सोचो, आपको बस इमेजिन करना है कि बहुत सारे काम हैं, आप बहुत बिजी हो, सिर्फ आप नहीं, घर में सब कोई बिजी, हर कोई बिजी है। किसी का कॉलेज है, किसी के एग्जाम्स चल रहे हैं, किसी का काम है, शायद कोई बीमार रहेगा, वॉट एवर इट इज। लेकिन घर के किसी भी मेंबर को टाइम ही नहीं है कि वो कुछ इंग्रेडिएंट्स, कोई मटेरियल, खाना बनाने के लिए जनरली ऐसा होता है कि हम मटेरियल वगैरह लेके आते हैं। लेकिन हर कोई इतना बिजी है कि किसी को भी पॉसिबल ही नहीं वो मटेरियल लेके आएगा और फिर उस आचारी को देगा खाना बनाने के लिए वगैरह। ये कोई भी चीज हमें पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। एट दैट टाइम हम सिर्फ क्या करते हैं? आचार्य को बता देते हैं कि भाई खाना चाहिए, या जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर देते हैं। वो ऑर्डर
अब आचार्य क्या करेगा, पूरा खाना खुद से बनाएगा और लेके आएगा। लेकिन अगर आचार्य अपने पास वो खाना लेके आता है, तो प्रॉब्लम ऐसी है कि अपने पास, जैसे मैंने कहा कि टाइम ना होने की वजह से परोसने के लिए, वो खाना दूसरों को परोसने के लिए भी कोई नहीं है। अगर हम बुके सिस्टम रखते हैं, फिर भी वहां पे रुकने के लिए कोई नहीं है, वो पूरा सेटअप करने के लिए कोई नहीं। तो अब अपने पास हमने सिर्फ फंक्शन अरेंज किया है, लेकिन जो खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीटली हमने उस कॉन्ट्रैक्टर को दी है, जिसे हमने ऑर्डर दी है। सिनेरियो सबको क्लियर है? यस। अब अगर सारी चीजों का ध्यान आपका कॉन्ट्रैक्टर रखने वाला है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसे कॉल देना है, मतलब कॉल करना है कि भाई ऐसी ऐसी ऑर्डर है, तो इतना इतना तू कर ले। करेक्ट? अब ये ऑर्डर मतलब है अपना फंक्शन कॉल। ऑर्डर मतलब है फंक्शन कॉल। लेकिन फंक्शन कॉल करने के लिए एग्जैक्टली काम क्या है वो भी तो बताना होगा। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मुझे एडिशन करनी है। मेरे पास जो टास्क है वो है एडिशन का। ठीक है? तो फंक्शन नेम क्या रख सकती हूँ मैं? एडिशन। सेंसिबल लगेगा। जो टास्क है उस नेम से मैंने फंक्शन नेम डिसाइड कर दिया, एडिशन। जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को, दैट मीन्स इस एडिशन फंक्शन को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, इसका मीनिंग है मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूंगी। अगर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, फिर भी यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स होना जरूरी है। ठीक है? पैरामीटर्स मत पास करो, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स शुड बी देयर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन के जो रूल्स है, वो सारे रूल्स आपके फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। दैट मीन्स वेरिएबल नेम के सारे रूल फंक्शन नेम को भी एप्लीकेबल है। तो मैंने सिर्फ लिखा एडिशन, और अब आपको सिर्फ एडिशन लिखने से पता चल रहा है क्या ये वेरिएबल है या फंक्शन है? नो। राइट। वैसे ही अपने कंपाइलर को भी पता नहीं चलता है, कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये वेरिएबल नेम है या फंक्शन नेम है। दैट्स वाई ये फंक्शन है, ये बताने के लिए आपको हमेशा यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स देने ही होंगे। तो एडिशन ये मेरा फंक्शन नेम है, ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, पैरामीटर लिस्ट इफ एनी, तो मेरे पास पैरामीटर लिस्ट नहीं है, मैंने एम्प्टी रख दिया, एंड एट द एंड देयर शुड बी सेमीकोलन। तो ये हो गया आपका फंक्शन कॉल, दैट इज आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक है? फंक्शन कॉल को ही हम बोलते हैं इनवोक। देन अब यहाँ पे मैंने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है। नेक्स्ट स्टेप विल बी डेफिनेशन। जब भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे, सबसे पहले जो फंक्शन नेम है वो एज इट इज यहाँ पे आएगा। सो फंक्शन नेम इज एडिशन, यहाँ पे मैंने फंक्शन नेम लिख दिया एडिशन। पैरामीटर लिस्ट इफ एनी, यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट कोई भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कुछ रिसीव भी नहीं करना होगा, तो ये एम्प्टी रहेगा। देन जो डेफिनेशन है वो हम हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स आ गए। देन अब आपको टास्क क्लियर है, क्या करना है? एडिशन। तो मुझे बताओ एडिशन करने के लिए आपको कौन सी चीजें जरूरी है? एडिशन के लिए स्पेसिफिकली टू नंबर्स के एडिशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? दो इनपुट्स, और वो दोनों इनपुट्स को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल्स। करेक्ट? ओके, वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर। करेक्ट। अभी के लिए मैं जो वेरिएबल्स ले रही हूँ वो इनिशियलाइज करूंगी, आपको यूजर से एक्सेप्ट करने हैं। ठीक है? सो इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। तो मैंने दो वैल्यूज ले लिए, दो वेरिएबल्स, दो नंबर्स। अब इसके आगे क्या करना होगा? ट्रीट इट एज अ मटेरियल। आपको फाइनल जो प्रोडक्ट बनाना है वो है एडिशन। उस एडिशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं वो है ए और बी, दैट इज दो नंबर्स। अब आपको अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाना है,
सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट a प्लस b। तो a और b में जो वैल्यूज है उनकी एडिशन मिल जाएगी, लेकिन जो एडिशन अभी मिलेगी वो डमी में है। एज वी ऑल नो, डमी इज नॉट एक्सेसिबल, तो इसलिए इस एडिशन को हमें स्टोर करना होगा एक वेरिएबल में। दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स की अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो आंसर भी स्टोर होगा इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। सो यूजिंग इंटीजर c हमने एडिशन स्टोर कर दी। अगेन, खाना बनाकर हो गया है, लेकिन अपने पास परोसने के लिए कोई भी फ्री है क्या? यस, नो, करेक्ट। तो जो फाइनल आंसर आता है वो प्रिंट करने के लिए, वो डिस्प्ले करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, तो हम इस फंक्शन को ही बताएंगे जो फाइनल आंसर आया है वो डिस्प्ले कर दो। तो फाइनल आंसर हम कैसे डिस्प्ले करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। सो प्रिंटर एडिशन इक्वल्स टू परसेंट डी, देन यहाँ पे सी वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। अब इस एडिशन फंक्शन ने खुद ही वेरिएबल्स लिए, उसकी वैल्यूज ले ली, जो ऑपरेशन करना था वो ऑपरेशन कर दिया, फिर जो फाइनल आउटपुट है वो फाइनल आउटपुट भी डिस्प्ले कर दिया। अब इस फंक्शन के पास आपको रिटर्न करने के लिए कुछ भी है क्या? इज देयर एनीथिंग दैट दिस फंक्शन कैन रिटर्न टू यू? नो, कुछ भी नहीं है। तो ये आप कंपाइलर को कैसे बताओगे कि भाई मेरे पास रिटर्न करने के लिए या तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है? तो ये बताते हैं हम विद द हेल्प ऑफ void डेटा टाइप। परफेक्ट। इफ यू रिमेम्बर, जब हमने डेटा टाइप्स देखे थे तब मैंने आपको कहा था void का मीनिंग क्या होता है? नथिंग। तो अगर आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो तो ये यूजिंग void डेटा टाइप हम बताएंगे कि रिटर्न क्या कर रहे हो? नथिंग। क्लियर है? अब ये जो फंक्शन डेफिनेशन होती है उसे ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। तो ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ द डेफिनेशन ये बता देता है कंपाइलर को। तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन की कहीं पे भी जरूरत नहीं लगेगी। सो दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन डेफिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन बॉडी। कॉल हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब आपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट तो दिया, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स क्या होता है, वो बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट का अप्रूवल रहता है, राइट? और कुछ कंपनीज ऐसे होती है जो रजिस्टर्ड ही नहीं होती है, तो वो कभी भी फ्रॉड कर सकती है। तो आप किस पे भरोसा ज्यादा करोगे? मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है या ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो लोकल है, अनरजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड वन, करेक्ट। तो अपने इस कोडिंग में अपना ये फंक्शन रिलायबल है या नहीं है, ये डिसाइड होता है हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है या नहीं इस पे। तो फंक्शन कॉल किया, डेफिनेशन की दी है, लास्टली हमें देना है फंक्शन डिक्लेरेशन। हमेशा ध्यान में रखना, फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा मेन फंक्शन से ऊपर होता है। तो डिक्लेरेशन में क्या क्या आता है? रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे? void। देन फंक्शन नेम क्या है? एडिशन। देन पैरामीटर लिस्ट इफ एनी, कुछ भी नहीं है तो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स एंड एट द एंड सेमीकोलन। So this is nothing but your declaration, which is also known as prototype. Clear है everyone? As I said, C प्रोग्रामिंग में अगर आप फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं लिखते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ वार्निंग आएगी। ओके? इसके अलावा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला आपका। हाँ, लेकिन एज अ गुड प्रैक्टिस हमें हमेशा डिक्लेरेशन देना है। So this is nothing but your type 1 function without parameter, without return type. ओके, क्लियर है? यस, एक कोड करके देख ले।
चलो, ये फॉन्ट विजिबल नहीं होगा ना? ये फॉन्ट विजिबल है इतना? ओके, फाइन। सो एज आई सेड, आवर एंट्री पॉइंट इज void main। अब जो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ वो फैक्टोरियल का है, तो मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। मुझे टास्क क्लियर है, इसके बेसिस पे मैंने फंक्शन नेम डिसाइड कर लिया। क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ कि वेरिएबल नेम शुड बी सेंसिबल, वेरिएबल नेम देख के मुझे पता होना चाहिए उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो रही है। वैसे ही फंक्शन नेम देख के हमें पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या करता है। तो मैं कैलकुलेट फैक्टोरियल लिखूंगी तो और भी अच्छे से क्लियर होगा कि इस फंक्शन का काम है फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। अब हम जो फंक्शन देख रहे हैं वो टाइप 1 का है, जिसे हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे, कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं करेंगे। दैट्स वाई एम्प्टी ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। आप कितने भी होशियार हो, ठीक है, आपका कितना भी खुद पे भरोसा होने दो, कंपाइलर पे भरोसा होने दो, लेकिन आपका जो कुछ भी है ना कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे कोडिंग करता हूँ एंड एवरीथिंग, या मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है, सब साइड पे रखने का, और शांति से जो फंक्शन कॉल में आपने नेम लिखा है फंक्शन का, हाँ एक्चुअली मराठीत खूप छान, मराठी में बहुत ही अच्छे वर्ड्स है उसके लिए। बस बहुत सारे अगर किसी को मराठी समझ में नहीं आती है तो इसलिए मैं शांति से, हिंदी में वर्ड्स याद नहीं आ रहे तो ठीक है, सब कुछ साइड में रखने का और शांति से ये जो नेम है ना, फंक्शन नेम ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, इसे एज इट इज कॉपी करो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। मी लय भारी वगैरे सगळं बाजूला ठेवायचं, जितना बताया उतना करो। फंक्शन नेम एज इट इज कॉपी पेस्ट ही होना चाहिए। क्लियर है? यस। देन अब पैरामीटर लिस्ट तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स देंगे, देन ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, फिर इसमें आने के बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। फैक्टोरियल निकालना है तो पहले नंबर पता होना चाहिए कौन से नंबर के लिए है। सो इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 5। देन फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, दैट्स व्हाई इंटीजर फैक्ट इक्वल्स टू 1। अब मैं लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई थिंक सबको ये लॉजिक क्लियर है, करेक्ट? यस। देन व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब तक मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगी फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू नंबर माइनस माइनस। पोस्ट डिक्रीमेंट है तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, देन नंबर की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। अकॉर्डिंगली ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, और व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ मैसेज प्रिंट करूंगी फैक्टोरियल ऑफ। अब मुझे यहाँ पे नंबर भी प्रिंट करना है, लेकिन एज वी कैन सी यहाँ पे हम नंबर को डिक्रीमेंट कर रहे थे, तो जो नंबर है वो तो 0 हो गया। फिर ओरिजिनल नंबर की कॉपी अभी के लिए मेरे पास नहीं है। इफ आई वॉन्ट टू कीप दैट कॉपी आई हैव टू डिक्लेयर वन वेरिएबल थ्रू विच आई कैन स्टोर द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया जिसे नम वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी। सो फैक्टोरियल ऑफ %d इज इक्वल्स टू %d। पहली जगह पे वैल्यू प्रिंट होगी टेम्पररी वेरिएबल की, जिसमें मैंने ओरिजिनल नंबर स्टोर करके रखा है। सेकेंड वैल्यू प्रिंट होगी फैक्टोरियल की, जिसकी हेल्प से हमने फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर की है। अब फैक्टोरियल से रिलेटेड जो भी टास्क है वो एग्जीक्यूट हो गया, जो फाइनल रिजल्ट था वो फाइनल रिजल्ट भी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्लियर है कि ये फंक्शन के पास, इस फंक्शन के पास रिटर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये चीज हम अपने कंपाइलर को बताएंगे विद द हेल्प ऑफ void रिटर्न टाइप। सो void स्पेस फंक्शन नेम ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। कोई ऐसा ही सिंटैक्स अपने डिक्लेरेशन का है तो शांति से
ये जो डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन होती है, प्लीज कॉपी करो और इन डिक्लेरेशन उसे पेस्ट करो। सच्ची बता रही हूँ, आप कितने भी होशियार होने दो, कितने भी स्कॉलर होने दो, आपका कितना भी ईगो हो कि मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, साइड में रखो और ये कॉपी पेस्ट का काम करो। प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो फंक्शन नेम आप दे रहे हो ना, ये केस सेंसिटिव है। इट इज नॉट ओनली अबाउट केस सेंसिटिविटी, बट ये फंक्शन है तभी आप उसे यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में अगर गलती से एक भी कैरेक्टर इधर से उधर हो जाता है, तो फंक्शन कॉल करते टाइम आपको वार्निंग आएगी या फिर एरर आएगा, दिस फंक्शन इज नॉट डिक्लेयर्ड। अब ये एक ही कैरेक्टर जब इधर से उधर हो जाता है, आपने देखा होगा मैं जब भी स्कैनफ टाइप करती हूँ तो बहुत बार सी और ए अल्टा मतलब इधर उधर कर देती हूँ, राइट? क्योंकि फास्ट हम टाइप कर रहे हैं और प्रॉब्लम हो जाती है, यही प्रॉब्लम होती है। अब स्कैनफ ये छोटा सा नाम है, समझ में आ जाता है, लेकिन जो कोड हमने खुद से लिखा है उसमें एरर आ जाए ना, तो हम थोड़ा सा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अब क्या प्रॉब्लम आई, मैंने इतने ठीक से लिखा था। ये फ्रस्ट्रेशन ऊपर से वो स्पेलिंग हमें सब कुछ सेम ही लगता है, फैक्टोरियल 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 ही तो है ना, लेकिन ये हम कहीं पे तो निकल जाता है कि यहाँ पे ना आर ओ हुआ है जहाँ पे हमें चाहिए था ओ आर, और हम कंटिन्यूअसली एक ही कोड देखते हैं ना, तो वो कोड स्टैग्नेंट बन जाता है। तो उसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंस क्या है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए बता रही हूँ, जो फंक्शन नेम है वो कॉपी पेस्ट करना। ओके, लेट अस सेव दिस फाइल। हाँ, और अपने क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पे कमेंट्स में लिख के भी रखो, ठीक है? दिस इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन्स क्या है? प्रोटोटाइप। देन दिस इज फंक्शन कॉल which is known as invoke. Then this is function definition, which is known as function body. बस कुछ ही दिन या कुछ ही एग्जाम्पल के लिए आपको ये लिखना होगा, एक बार क्लियर हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, फिर कोई भी जरूरत नहीं लगेगी। लेट अस एग्जीक्यूट इट। So factorial of 5 is equals to 120. ओके, क्लियर है सबको? ठीक है। एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ? नो। ओके, चलो फिर शैल वी स्टॉप? यस। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। फंक्शन प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है ना? यस आकाश, बहुत इम्पोर्टेंट, जिसके सिवा अपनी प्रोग्रामिंग कंप्लीट ही नहीं हो सकती। बाय एवरीवन, गुड नाइट।